हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा कर दिया गया रद्द, जाने क्यों लिया गया फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी ने शब ए बारात के मौके पर राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के कारण शुक्रवार को होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 4 मार्च को आयोजित की जाएंगी। जेएसी की ओर से जारी बयान के अनुसार 10वीं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगणिया की परीक्षा होनी थी, जबकि 12वीं के लिए अनिवार्य मुख्य भाषा का पेपर होना था। अब ये परीक्षाएं नई तारीख के अनुसार 4 मार्च को आयोजित की जाएंगी। प्रमोशन देने के नाम पर सीबीआई ने 30,000 घूस लेते दबोचा। सीबीआई टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बीसीसीएल टाउनशिप कोयला नगर उप डाकघर के पोस्टमास्टर प्रभात रंजन सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की है। जगजीवन नगर स्थित बीसीसीएल के न्यू कॉलोनी स्थित उसके आवास से प्रभात रंजन की गिरफ्तारी की गई है। गुरुवार शाम करीब 4 बजे तक प्रभात रंजन से सीबीआई ने दूसरे स्थान पर पूछताछ की। शाम 4 बजे के बाद उन्हें कार्मिक नगर स्थित सीबीआई कार्यालय लाया गया। सीबीआई को शिकायत मिलने के बाद सत्यता की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई की टीम ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और पोस्टमास्टर को 30,000 रुपए लेते रंगे हाथ धर दबोचा। धनबाद प्रधान डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक कार्यालय यानी एसएसपीओ में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवा के कुछ कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ था। इनमें से अमन नाम के कर्मचारी का भी था, जो कि शिकायत करता है उनसे पैसे की मांग की गई थी। अमन से प्रमोशन दिलाने के लिए प्रभात रंजन ने 70,000 रुपए घूस देने की मांग की थी, लेकिन वह घूस देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद अमन ने मामले की लिखित शिकायत सीबीआई ऑफिस में की गई थी। वैलेंटाइन डे के दिन स्कूल, कॉलेज व दफ्तर रहेंगे बंद, जानिए किस वजह से लिया गया फैसला। झारखंड में 14 फरवरी को छुट्टी रहेगी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी है। हालांकि राज्य सरकार ने 14 फरवरी को छुट्टी का फैसला वैलेंटाइन डे की वजह से नहीं लिया है, बल्कि ये छुट्टी सरकार ने शब-ए बारात पर यानी 14 फरवरी को घोषित की है। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने 13 फरवरी 2025 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। कार्मिक विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा वर्ष 2025 में विभिन्न पर्व या अवसरों पर झारखंड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए शब-ए बारात के अवसर पर 14 फरवरी 2025 शुक्रवार को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को इस सप्ताह 4 दिनों की लगातार छुट्टी मिलने जा रही है। शब-ए बारात की तारीख में बदलाव होने के कारण राज्य सरकार ने छुट्टी के दिन में भी परिवर्तन किया है। पहले 14 फरवरी को शब-ए बारात के लिए छुट्टी की घोषणा की गई थी। इस बाबत मंगलवार को राज्य वित्त विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई। साथ ही 14 फरवरी को पंचानन वर्मा जयंती के उपलक्ष्य में सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। 15 एवं 16 फरवरी को क्रमशः शनिवार और रविवार है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लगातार 4 दिनों की छुट्टी मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, फ्लाइट पकड़ने वाले जरूर ध्यान दें। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने आदेश जारी किया है। मैट्रिक परीक्षार्थियों और हवाई यात्रियों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कांके, रातू, दलादली, काठीटांड और काठीटांड की ओर जाने वाले वाहन शहर के मुख्य मार्ग लालपुर रोड और कांटाटोली होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रांची वासियों को एयरपोर्ट रोड, हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, बाईपास रोड, न्यू मार्केट चौक, हॉट लिप्स चौक और राजभवन मोड़ तक सड़कों का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। 14 फरवरी को कांके रोड, रातू रोड, काठीटांड से शहर की ओर आने वाले सभी वाहन कांके रिंग रोड, लालपुर चौक और कांटाटोली रोड होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में सभी प्रकार के बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 15 फरवरी को पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला से आने वाले बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर से आने वाले सभी बड़े वाहन जिन्हें पलामू की ओर जाना है, वे रामपुर रिंग रोड से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। 15 फरवरी को हजारीबाग से आने वाले बड़े वाहन जिन्हें पलामू गुमला की ओर जाना है, वे नेवरी रिंग रोड चौक से बाएं मुड़कर रामपुर चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले सभी यात्रियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार जिन्हें 14 फरवरी को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना है और जिनका समय शाम 4 से 5 बजे के बीच है, वे कोशिश करें कि वे दोपहर 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं। जिन्हें 15 फरवरी को हवाई यात्रा करनी है और जिनका समय दोपहर 11 बजे से 1:30 के बीच है, उन्हें सुबह 11:30 तक एयरपोर्ट पहुंचने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। इसलिए 15 तारीख को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रथम पाली के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचने का समय सुबह 9:30 तक तय किया गया है। वहीं दूसरी पाली के लिए परीक्षार्थियों को दोपहर 12 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। झुक जाहेर थान में गहराया विवाद, सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए गए कई आरोप, राज्यपाल को लिखा गया पत्र। झुक जाहेर थान को लेकर विवाद गहरा गया है। आदिवासी नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन पर मामले को लेकर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्यपाल को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल करीब 7 माह पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मधुबन थाना क्षेत्र के दिशोम मांझी थान में पूजा की थी। इसके बाद हेमंत और कल्पना वहां से चले गए थे। बाद में वहां एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस संबंध में मधुबन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया गया था। अब इस मामले में कुछ लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है। इस मामले को लेकर मरांग बुरु सांवता सुसार बैसी फ्रंट पर आ गया है और हेमंत सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रहा है। बैसी के अध्यक्ष नूनुका टुडू, सचिव सिकंदर हेम्ब्रम, संयुक्त सचिव अर्जुन हेम्ब्रम के अलावा बुधन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले से निर्दोष लोगों को मुक्त करने तथा भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम संख्या 11484/2014 WL के संकल्प को रद्द या संशोधित कर क्षेत्र को झुक जाहेर थान, दिशोम मांझी थान घोषित कर आदिवासी समाज की पारंपरिक पूजा में आ रही बाधा को दूर करने की मांग भी की है। गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बैसी के नेताओं ने कहा कि मरांग बुरु यानी पारसनाथ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और वही आदिवासी समाज का विश्व प्रसिद्ध पूजनीय और आदरणीय मरांग बुरु झुग जाहेर थान है। मरांग बुरु की चोटी पर झुग जाहेर थान और छत्रपल की तलहटी में दिशोम मांझी थान अवस्थित है।
जहां सृष्टि के निर्माण काल से ही आदिवासी समाज बलि प्रथा के साथ पूजा अर्चना करता आ रहा है। साथ ही बैशाख पूर्णिमा को 3 दिवसीय धार्मिक सेंदरा और आदिवासी सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसे लोभिर बैसी कहते हैं। फाल्गुन शुक्ल की प्रथम तिथि से पौष माह में 3 दिवसीय महापर्व करम पर्व सोहराय महोत्सव का आयोजन होता है। यह क्षेत्र और राज्य आदिवासी बहुल है और पूरे भारत में करीब 16 करोड़ की आदिवासी आबादी है। देश विदेश में रहने वाले तमाम लोग मरांग बुरु की पूजा करते हैं। हम सभी आदिवासी इस पवित्र भूमि के लिए धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज भी आंदोलित है। हम किसी समुदाय की पूजा और आस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं जो पहाड़ के उस हिस्से में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारी आस्था और पूजा के लिए चिह्नित है। बैसी के नेताओं ने बताया कि 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत अपनी पत्नी कल्पना और समर्थकों के साथ दिशोम मांझी थान में पूजा करने आए थे। इस दौरान यहां डीसी के साथ एसपी और बीडीओ भी मौजूद थे। मांझी थान में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने 10 बकरियों को अक्षत खिलाया। खिलाने के बाद पूजा में मुख्य भूमिका निभा रहे बाबूराम सोरेन भारतीय चलकरी और पुजारी चांदोलाल टुडू से समाज के लोगों ने पूछा कि बकरे की बलि दी जाएगी या नहीं। तब दोनों ने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अक्षत खिलाए गए बकरे की बलि नहीं दी जाएगी तो किसकी बलि दी जाएगी। बैसी के नेताओं का कहना है कि उस दिन जब मुख्यमंत्री मांझीथान से जाने लगे तो पुजारी के आदेशानुसार 10 बकरों में से एक की बलि दे दी गई। शेष 9 बकरों को लेकर मुख्यमंत्री के कुछ समर्थक भाग गए। आदिवासी नेताओं ने कहा कि हम सभी आदिवासी लोग बकरे को अक्षत खिलाते हैं और वहीं पर उसकी बलि देते हैं। आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठानों में यही परंपरा रही है। यहां सीएम ने दोहरा चरित्र अपनाया। हम आदिवासी सवाल करते हैं कि अगर हेमंत सोरेन जी को झुग जाहेर थान, दिशोम मांझी थान और मरांग बुरु पर भरोसा है तो वह इसका खुलकर ऐलान करें और जैन धर्म और आदिवासियों की संस्कृति के बीच भ्रम को दूर करने का संतुलित रास्ता निकालकर आदिवासी समाज का दिल जीतने का काम करें। ऐसा करने के बजाय 19 जुलाई 2024 को पूजा के बाद बलि को असामाजिक बताकर मामला दर्ज कर दिया गया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह हेमंत सोरेन और स्थानीय प्रशासन की साजिश है। यह साजिश उन लोगों के खिलाफ है जिनकी सोच झामुमो से अलग है। बताया गया कि मधुबन थाना में दर्ज मामले को लेकर जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें बुधन हेम्ब्रम, साहेब राम मुर्मू, फागू मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम और अर्जुन हेम्ब्रम शामिल हैं, जबकि उन्हें उस दिन की पूजा में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और कुछ लोग वहां मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस नोटिस का उद्देश्य 5 आदिवासियों के माध्यम से विपरीत राजनीतिक सोच रखने वालों को कुचलना और प्रताड़ित करना है। सवाल यह है कि बलि का आदेश देने वाले और बकरा लाने वालों, अक्षत खिलाने वाले मुख्यमंत्री और मन्नत मांगने वाली उनकी पत्नी और उस पूजा में जिम्मेदारी निभा रहे समर्थकों, ढोल नगाड़ा के साथ तलवार कुल्हाड़ी लेकर पूजा संपन्न कराने वाले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि निर्दोष आदिवासियों पर। आयुष्मान योजना पर हेमंत सरकार ले आई कौन सा नियम, क्यों बिफरे बाबूलाल? झारखंड में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासत छिड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? हेमंत सोरेन ने क्या बदलाव किए हैं और बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को झारखंड सरकार के जारी किए गए नियम के बारे बताया। उनका कहना है कि झारखंड सरकार की एक अव्यावहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार की एक अव्यावहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसमें केवल 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है, मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएंगी।
इसके अलावे उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भी टैग करते हुए लिखा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसे तुरंत वापस लें, ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न हो। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा आदेश न दें जिससे किसी को आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित होना पड़े। ये तो हो गई बात बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। अब आपको बताते हैं राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के नियमों में क्या बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत नई बीमा अवधि शुरू कर दी गई है। 10 फरवरी को राज्य में सूचीबद्ध सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में पुरानी बीमा की अवधि के समाप्त होते ही इस योजना की नई बीमा अवधि लागू कर दी जाएगी। नए बीमा अवधि के दौरान राज्य के सभी पात्र लाभुक इसका लाभ ले सकेंगे और पहले की तरह सभी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में अपना निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग एवं झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अनुसार राज्य के 66 लाख से अधिक लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही विभाग द्वारा नई बीमा अवधि से HBP 2022 हेल्थ बेनिफिट पैकेज लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 534 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं एवं पुराने पैकेजों की दर को संशोधित किया गया है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 में प्रशासक देखभाल पैकेज, पैलिएटिव केयर पैकेज, उच्च अंत प्रक्रियाएं यानी हाई एंड प्रोसेस जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी आदि प्रक्रियाएं भी सम्मिलित की गई हैं। केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया। अब झारखंड सरकार ने उठाया ये कदम। केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी मद में राज्य का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए और विशेष सहायता अनुदान की बाकी राशि लेने के लिए झारखंड सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित करेगी। सरकार से आपसी विमर्श और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर समिति बकाया वसूली की दिशा में वार्ता के लिए आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी भी तैयारी की गई है कि आवश्यकता अनुसार इस मामले में कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों की भी सेवा ली जाएगी। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी कृष्णा रेड्डी से मुलाकात कर इस आशय की मांग उठाई थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करेगी। इसी के अनुसार कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परस्पर समन्वय बनाकर कार्य करें। राज्य सरकार को भी इस दिशा में सहयोग करने को कहा गया। वरिष्ठ अधिकारियों का दल इस जटिल मसले को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य का हक लेने की दिशा में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर इस संबंध में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से इस सिलसिले में विमर्श किया है। दिल्ली में उन्हें केंद्रीय मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि बकाये का वास्तविक आकलन कर भुगतान किया जाएगा। इस पहल से इस मामले का समाधान होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने केंद्र से उल्लेख किया है कि कोल उत्खनन प्रक्षेत्र में धुले कोयले की रॉयल्टी का बकाया 2,900 करोड़, किसी भी कंपनी की पर्यावरण मंजूरी सीमा तक पहुंच में उत्खननित खनिज की कीमत पर बकाया 32,000 करोड़ रुपए एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी बकाया 1,01,142 करोड़ रुपए यानी कुल 1,01,142 करोड़ रुपए 36,042 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान राज्य को मिल रहे सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड में कमी की ओर भी दिलाया गया है। झारखंड को प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान की राशि में वर्षवार कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में 12,302 करोड़ 67 लाख रुपये, वर्ष 2020-21 में 11,993 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 10,666.85 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 10,893.54 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 146.26 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 16,961.35 करोड़ की राशि अपेक्षित थी।
कुल मिलाकर राज्य को 16,961.35 करोड़ रुपए की राशि की अपेक्षा थी, लेकिन इसके विरुद्ध दिसंबर 2024 तक झारखंड को 4,808.89 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। राज्य की दावेदारी शेष 12,152.46 करोड़ रुपए की है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।